हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार मुकामा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं पढ़ाई लिखाई भी चल ही रही होगी। आज मैंने आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मैंने ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित आज जो प्रीवियस क्वेश्चन था रेलवे से संबंधित, वो आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये 2001 से 2014 तक का सवाल पूछा हुआ है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो ये जो है सो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में भारत पर जो आक्रमण किया था, किसने किया था? तो ये जो है सो आपको मोहम्मद बिन कासिम। दमिश्क के खलीफा वालिद और उसके इराकी गवर्नर हज्जाम ने 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध पर किया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इसके पश्चात 712 में हज्जाम ने सिंध विजय का दायित्व मीर कासिम को सौंपा। वह वीर और कुशल सेना नायक था। उसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत आया था 712 ईस्वी में, उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। यह अरब देश का था। इस आक्रमण का कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? तो मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। मीर कासिम के सिंध आक्रमण के पूर्व खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाने की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार समुद्र तट पर अर्थात पश्चिमी तट पर आकर बस गए। इसके बाद आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था कुल जो है 17 बार किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ, जिसमें वह कुछ सीमांत किले पर अधिकार करने में सफल रहा। उसके बाद उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त किया, जिसे उसके महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु लिखा है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाट पर हुआ। ईश्वर का शत्रु किसको कहा गया है? तो महमूद गजनी को ईश्वर का शत्रु कहा गया है और उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाट के खिलाफ था। महमूद गजनी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो राजा जयपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक राजा जयपाल थे। 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल और गजनवी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल का पराजय हुआ। 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल और गजनवी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की हार होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ है? तो अलबरूनी जो है सो महमूद गजनवी के ही साथ आया हुआ था।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था? मुस्लिम लेखकों में से किसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था? इन सभी का उत्तर एक जगह आपको है, ठीक है, इन सभी का एक ही उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लें। प्रसिद्ध अरब यात्री अलबरूनी महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और उसी के समय में अलबरूनी जो है सो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि और इतिहासकार था। इसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिषी, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण, चिकित्सा शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया। उसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद 11वीं सदी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। आत्मकथा शहनामा किसके लेखक? तो आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। शहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी हैं, जो कि एक आत्मकथा है। शहनामा के लेखक फिरदौसी थे। वे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान जो गजनवी के दरबार में रहते थे, अलबरूनी, उतबी, फराबी, वैहाकी, उजारी, तूसी, उंजरी, असजदी, फर्रुखी, ये सभी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में दिल्ली तथा अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था बघेल भीम ने। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहां बघेल वंशीय शासक भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, का शासन था। आबू पर्वत की तलहटी में इसने गौरी को पराजित किया। यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। तो कुल 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। दिल्ली सल्तनत जो है सो उस पर शासन करने वाले, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का शुरू के बाद का जो क्रम है, तो पहले किसने शासन किया फिर किसने किया, ये बताना है। तो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने वाले 5 राजवंश में पहला थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, जी के टसल। तो गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1413, सैयद वंश 1413 से 1451 तथा लोदी वंश 1451 से 1526 तक उसका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? तो वह जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी के बाद उसने भारतीय साम्राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद भारत का साम्राज्य जो है सो किसके हाथ में चला गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई। ऐबक लाख बख्श वो कुरान ख्वाह के नाम से प्रसिद्ध था।
लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके साथ कुरान ख्वा, तो वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक, तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है सो कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है सो दास राजवंश से संबंधित है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उपरोक्त में से इल्तुतमिश दास वंश से संबंधित है वह इलबड़ी तुर्क था। हुमायूं और अकबर मुगल राजवंश से तथा अहमद शाह अब्दाली अफगान वंश से थे। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था। तो इल्तुतमिश जो है सो दास राजवंश से संबंधित था और वह जो है सो इलबड़ी तुर्क था। हुमायूं और अकबर मुगल वंश से संबंधित है। अहमद शाह अब्दाली अफगान वंश से संबंधित है। इक्ता प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। भारत 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अधिकार था। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक दिल्ली पर शासन किया। सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी भी था। इलबड़ी तुर्क तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अधिकार था। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक दिल्ली पर शासन किया। सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उत्तराधिकारी था, इलबरी तुर्क था तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था। एक चीज ध्यान रखना है, दास राजवंश और गुलाम राजवंश एक ही है। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? 1210 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन गद्दी संभाला? तो इल्तुतमिश ने गद्दी संभाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। 1210 से 1236 तक अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 तक। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया? तो चंगेज खां या जेंघिस खान। चंगेज खां को बचपन में तेमुजीन कहा जाता था। बचपन का नाम जो है सो तेमुजीन और इसका एक अन्य नाम है जेंघिस खान। चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? चंगेज खां कहाँ का निवासी था और चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया? चंगेज खां कहिए या जेंघिस खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम जो था तेमुजीन था। चंगेज खां का वास्तविक नाम या बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजीन था। चंगेज खां को जेंघिस खान के नाम से भी जाना जाता है। चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। चंगेज खां ने मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार की थी। उसने गजनी एवं पेशावर पर अधिकार कर लिया और ख्वारिज़म
ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को हराया। चंगेज खां जो है सो ख्वारिज्म वंश के जो शासक थे अलाउद्दीन मोहम्मद, उसको हराया था। उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी का चंगेज खां ने सिंधु नदी तक पीछा किया। ये जो है ख्वारिज्म वंश का उत्तराधिकारी जो है सो जलालुद्दीन मंगवर्नी, उसने चंगेज खां का जो है सो उसके उत्तराधिकारी का चंगेज खां ने सिंधु नदी तक पीछा किया था। अच्छा। चंगेज के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। जिस समय चंगेज खां अर्थात मंगोलों का आक्रमण हुआ था भारत पर, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया ही एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और वह प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी, एकमात्र जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश जो है सो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। कुतुब मीनार जिसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में प्रारंभ किया गया, को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उसे हिंदू व जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया था। ये जो कुतुब मीनार है, ठीक है ना, ये इसका निर्माण कार्य मतलब इसकी नींव जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में उसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और इसको पूरा जो है सो 1192 में इल्तुतमिश ने करवाया। और ये जो कुतुब मीनार है उसे हिंदू व जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 238 फीट, 238। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 238 फीट है। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया। यह मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली गांव में स्थित है। ऐबक इस इमारत की 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, पर एक मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया, जिसकी ऊंचाई जो है सो 237.8 फीट या 72.5 मीटर है। 237.8 फीट है, यहाँ सीधे सीधे है 238 फीट। दिल्ली पर उसके जो शासन काल थे उसके अनुसार इनको कार्यकाल के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले है इसमें रजिया है, इल्तुतमिश है, बलबन है, नसरुद्दीन है। इन सभी में जो है सो कब किसने शासन किया? तो सबसे पहले इल्तुतमिश आता है 1210 से 1236, फिर रजिया सुल्तान आती है 1236 से 1240 तक, फिर नसरुद्दीन आता है 1246 से 1266 तक, फिर बलबन आता है 1266 से 1287 तक। इस प्रकार से पहले होगा इल्तुतमिश, उसके बाद होगा रजिया, फिर होगा नसरुद्दीन, फिर होगा बलबन। अगला सवाल है, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत राजा की गरिमा, इस दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो बलबन जो है अपने आप को राजा दैव अधिकार से संपन्न मानता था, बलबन। और इसी से मिलता जुलता एक और है राजा की गरिमा। ये जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला मुस्लिम शासक बलबन। ये कौन है? बलबन। राजत्व
की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला प्रथम शासक बलबन था। उसने दरबारियों से कहा था कि राजत्व एक दैवी संस्था है। उसने अपने पुत्रों से राजत्व के संबंध में राजा का हृदय क्या कहा? राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबंधित करता है। राजा का हृदय जो है सो ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शहनामा में, अर्थात फिरदौसी जो है शहनामा जो है सो किसने लिखा? फिरदौसी द्वारा लिखा है, में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है सो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल था 1296 से 1316 ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में की जानकारी तारीख़-ए-फिरोज़शाही, जिसकी रचना बर्नी ने की है, खज़ाइनुल फुतूह जो कि अमीर खुसरो ने, और रहला जो कि इब्न बतूता ने लिखा है नामक ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण की जानकारी हमें 3 किताबों से मिलती है। एक है तारीख़-ए-फिरोज़शाही, दूसरा है खज़ाइनुल फुतूह, तीसरा है रहला। तो तारीख़-ए-फिरोज़शाही बर्नी ने लिखा, खज़ाइनुल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखा और रहला इब्न बतूता ने लिखा। इन तीनों ग्रंथों में बाजार नियंत्रण प्रणाली का जिक्र है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? तो बलबन जो है सो नवरोज पर्व को प्रारंभ किया था भारत में। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके अलावा उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा, जो कि ईरानी प्रथा थी, को अपने दरबार में शुरुआत किया, जो कि गैर इस्लामी समझा जाता था। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश का दास कौन था? तो बलबन था। पारसी पर्व है नवरोज, उसको भारत में प्रारंभ किया था बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों के भले के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति प्रारंभ की थी। इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य न्यूनतम वेतन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक को रखना था। इतिहासकार मोरलैंड एवं के.एस. लाल के अनुसार मूल्य नियंत्रण नीति केवल दिल्ली में लागू थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सो मूल्य नियंत्रण नीति जो लाया था वह सैनिकों के लिए लाया था, और इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जो है सो मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो लाया था उसका उद्देश्य यह था कि वेतन कम देना है और सैनिक को ज़्यादा रखना है। कम वेतन में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक को रखने की इच्छा उसने बताई है। राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधार को सर्वप्रथम जो है सो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो राजस्व सुधार को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। अलाउद्दीन खिलजी वह पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व एवं राज्य वित्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया तथा उसने अपने व्यापक अधिनियम के द्वारा उसे नया स्वरूप प्रदान करके चलाया। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। बिश्वा को पैमाइश नाम की मानक इकाई निर्धारित किया गया था। बिश्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना
दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सल्तनत काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना गठित की। तो अस्थायी सेना मूल्य नियंत्रण और वो एक सैनिक वाला था, ठीक है, वो कम वेतन में ज़्यादा सैनिक रखना, सब अलाउद्दीन खिलजी का है। यह है अस्थायी सेना। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना संगठित किया। उसने केंद्र में एक विशाल सेना रखी थी जिसमें पैदल सैनिकों के अतिरिक्त 4,75,000 घुड़सवार थे। खिलजी काल में मंगोलों में प्रचलित सैन्य वर्गीकरण पद विषयक शब्द जैसे अमीरान ए सदा, अमीरान ए हाजरा, अमीरान ए तुमन के उदाहरण मिलते हैं। ये जो है सो अस्थायी सेना जो है सो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत किया गया है। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को वेतन देने का शुरुआत किया था। यहाँ सैनिकों को वेतन देने का संबंध नगद वेतन से है। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ है। अमीर खुसरो का जन्म एटा अर्थात उत्तर प्रदेश, एटा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, वर्तमान में कांसी रामनगर के पटियाला कस्बे में 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ और यह जो है सो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में इसे कांसी रामनगर के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो कव्वाली गायन के जन्मदाता उनको कहा जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली गायन के जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें भारतीय संगीत के ख्याल व तराना गायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने गजल, मसनवी, रुबाई, काटा, दोबैती तथा तुर्कबंदी की भी रचना की थी। इनका विशेष योगदान गजल के विकास में था। अमीर खुसरो पर्शियन व हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में लिखते थे। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश पटियाला कस्बे में हुआ था। वर्तमान में कांसीराम नगर है जो कि 1253 में हुआ था। कव्वाली गायन के जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारतीय संगीत के ख्याल अमीर खुसरो को कहा जाता है। तराना गायन के जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। गजल, मसनवी, रुबाई, काटा, दोबैती, तुर्कबंदी इन सब की रचना अमीर खुसरो ने की और विशेष रूप से इनका योगदान गजल के विकास में था। अमीर खुसरो पर्शियन और हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में लिखते थे। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहता था। उपयुक्त विकल्प में दिए गए शासकों में से अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। उसने अलाउद्दीन के आदेश पर खजाइन अल फुतूह की रचना की थी। खजाइन अल फुतूह की रचना किसने की थी? तो खजाइन अल फुतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराकर स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक था। इस उपलक्ष्य में उसने उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधि धारण की। मुबारक शाह अपने आप को खलीफा घोषित किया, साथ ही उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधि भी उसने धारण की थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक
8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा, अर्थात काफिरों का वध करने वाला। गाजी का मतलब क्या हुआ? काफिरों का वध करने वाला। उसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल करने वाला कौन शासक था? तो दिल्ली सल्तनत में जो है सो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो तुगलक सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। वस्तुतः तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की, जिसे गाजिक मल्लिक भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी किसने बदली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 में दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद स्थानांतरित की। इसके पीछे उद्देश्य कुशल प्रशासन देना था, परंतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर भी यह योजना सफल नहीं हो सकी और उसने पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया। तो दिल्ली जो है, ठीक है ना, दिल्ली से देवगिरी या दिल्ली से दौलताबाद जो है सो राजधानी किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? तो निम्नलिखित में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 है। मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 है। इब्राहिम लोदी का 1517 से 1526 है। शेरशाह सूरी का 1540 से 1545 ईस्वी तक है। ये सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन सब में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई? भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन जो है सो किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा प्रचलित किया था। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा चलाई थी, परंतु जनता ने अपने घरों में उक्त मुद्रा को स्वयं ढालना सीखा, परंतु जो है सो ये शुरू कर दिया था, मतलब खुद से ढालने के लिए। बादशाह इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया और यह प्रतीक असफल हो गई। तो भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात एक विभाग की स्थापना की थी। दीवान खैरात अर्थात इसका मतलब होता है दान विभाग। दीवान खैरात का मतलब है दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस विभाग द्वारा अनाथों, विधवाओं, गरीबों के भरण पोषण एवं उसकी देखभाल के कार्य किए जाते थे। दीवान खैरात का मतलब हुआ कि दान विभाग, जिससे जो है सो फिरोज शाह तुगलक क्या करता था? अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों के भरण पोषण वो देखभाल की कार्य करता था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण किया, वह जो है सो फिरोज शाह तुगलक है। भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क निर्माण किया, जिसके लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों एवं सिंचाई सुविधा के निर्माण के लिए विख्यात था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है सो कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहर का निर्माण कराया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नहर थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था,
यह 150 मील लंबा था। तो नहर, जलाशय, झील, सिंचाई सुविधा ये सभी भी ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाए गए थे और इसमें यमुना नदी का पानी हिसार तक पहुंचाने के लिए एक नहर भी बनवाई थी। अगला है सुमेलित करने के लिए, तो हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देख लें। बड़े पत्थरों के ब्लॉक और न्यूनतम अलंकरण, बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण, यह जो है सो तुगलक वंश के द्वारा किया गया था। अगला है शुद्ध मेहराब। शुद्ध मेहराब जो है सो यह गुलाम वंश के द्वारा ही किया गया है। शुद्ध मेहराब यह जो है गुलाम वंश के द्वारा ही किया गया है। तीसरा है अर्ध गुंबद महाद्वार, यह मुगल वंश के द्वारा किया गया है। और चौथा है दोहरे गुंबद और मोटी दीवार, यह लोदी वंश के द्वारा किया गया है। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, बड़े पत्थरों के ब्लॉक और न्यूनतम अलंकरण का प्रयोग तुगलक वंश की इमारतों में मिलता है। बड़े पत्थर के ब्लॉक और न्यूनतम अलंकरण का प्रयोग तुगलक वंश की इमारतों में मिलता है। दोहरे गुंबद का प्रयोग लोदी वंश में है। शुद्ध मेहराब इल्तुतमिश के मकबरे में देखने के लिए मिला। अर्ध गुंबद महाद्वार का नमूना मुगल काल में देखने के लिए मिला। फिर अगला है, फिर सुमेलित करना है। तो अमीर खुसरो जो है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अगला है जियाउद्दीन बर्नी, यह जो है सो इल्तुतमिश, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी और जियाउद्दीन बर्नी जो है सो, सॉरी ये गलत हो गया भाई, फिर से। अमीर खुसरो जो है सो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, ठीक है। और जियाउद्दीन बर्नी जो है सो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। जियाउद्दीन बर्नी जो है सो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। इब्न बतूता जो है सो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय से संबंधित है। और मिन्हाज उस सिराज जो है सो बच गया इल्तुतमिश। तो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज शाह तुगलक। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज शाह तुगलक, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक और मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार से संबंधित थे। फिर अगला है मिलान करने के लिए, तो हम लोग इसको सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत थे, चिश्ती सिलसिले के संत थे। मालिक काफूर को 10 हजारी दिनार या हजरत दिनारी भी कहा जाता है। हजार दिनारी या हजरत दिनारी किसको कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत चिश्ती सिलसिले के से संबंधित थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण दाम व राशन की शुरुआत की थी, अर्थात बाजार नियंत्रण की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन ने दास राजवंश का उन्मूलन कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और दास वंश को समाप्त करके, दास वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित हुई थी सुमेर में। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित हुई थी सुमेर में। प्राचीन विश्व में लिपि कला के आविष्कार सुमेरियन थे। प्राचीन विश्व में लिपि कला के आविष्कारक कौन थे? तो सुमेरियन थे। सुमेरियन कीलाक्षर लिपि न केवल सुमेरियनियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, अपितु आगे चलकर मेसोपोटामिया की अन्य संस्कृतियां भी इसे ग्रहण किया। सुमेरिया में ही सर्वप्रथम व्यवस्थित शिक्षा पद्धति व पुस्तकालय की स्थापना की गई। प्राचीन विश्व में लिपि कला का आविष्कार सुमेरियन थे। सुमेरियन कीलाक्षर लिपि न केवल सुमेरियन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, अपितु आगे चलकर मेसोपोटामिया की अन्य संस्कृतियां ने भी इसे ग्रहण किया। सुमेरिया में ही सर्वप्रथम
व्यवस्थित शिक्षा पद्धति तथा पुस्तकालय की स्थापना की गई। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? दिल्ली सल्तनत को खतरा किससे था? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग इसका विस्तार देखते हैं। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत को मुख्य रूप से मंगोल आक्रांताओं का भय था, जिन्होंने समय समय पर दिल्ली पर आक्रमण किए और इनके आक्रमण का सल्तनत की आंतरिक व बाह्य नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मूरिस अर्थात मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? इब्न बतूता कहाँ का शासक था? मोरक्को का शासक था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था या मूरिस का यात्री था। और यह जो है सो भारत आया था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मूरिस या मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अरबी यात्री था। विभिन्न देशों की विस्तृत यात्रा के बाद 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1353 में मोरक्को लौटने पर इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन प्रकाशित किया। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इब्न बतूता ने। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता 1333 में आया था, जो कि मोरक्को का एक अरबी यात्री था। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? ढोल की तेज आवाज के साथ महिला की अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है। तो इब्न बतूता ने ऐसा वर्णन किया है। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 1342 में उसने सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया था। उसे जो है सो सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया था। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन घटनाओं का विवरण मिलता है और उपयुक्त कथित दृश्यों का जीवंत चित्रण इब्न बतूता के द्वारा ही किया गया है। मतलब उस समय जो सती प्रथा था, उस समय जब किसी महिला के पति के मर जाने पर जब उसके पति की चिता को जलाया जाता था, तो महिला को भी उसके साथ साथ जीवित जला दिया जाता था और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ढोल की तेज आवाज़ की जाती थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो शम्स ए सिराज अफीम जो है सो तारीख़ फिरोज शाही के द्वारा लिखी गई है। बस एकमात्र यही सही है। शम्स ए सिराज अफीक ने कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु उसमें से तारीख़ फिरोज शाही ही उपलब्ध है। तबकाते ए निशिरी, मिनहाज उस सिराज, फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बरनी, रेहला, इब्न बतूता की रचना भी उसी ने मैंने गलत पढ़ दिया, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं इसे एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। शम्स ए सिराज अफीक ने कई ग्रंथ की रचना की थी, परंतु उसमें से तारीख़ फिरोज शाही ही उपलब्ध है। अर्थात तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? तो शम्स ए सिराज अफीक ने की थी। अगला है तबकाते ए निसीरी, मिनहाज उस सिराज, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है, जबकि रेहला इब्न बतूता की रचना है।
लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था, जो अफगानिस्तान के गिलजई कबीले का महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। उसने 1451 से 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। उसने 1451 से 1489 तक दिल्ली पर शासन किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनवाया? ठीक है, आगरा को जो है सो भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाया गया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा नगर को बनाया था। आगरा को सर्वप्रथम सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। 1586 से 1638 ईस्वी तक आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। अगला है, दिल्ली का लौह स्तंभ कौन लाया था? तो दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली में जो है सो कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। इसका निर्माण कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था। इसे तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा दिल्ली में लाया गया था। इसे जो है सो तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा दिल्ली में लाया गया था और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। अगला है, रणथंभौर क्या है? रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है। रणथंभौर जो है सो क्या है? तो एक राजपूत दुर्ग है। रणथंभौर राजस्थान में राणा हमीर देव की एक किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1301 में हमीर देव से जीता था। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो फारसी। फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा का संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में राजकीय प्रोत्साहन केवल मुस्लिम विद्वानों को दिया जाता था जो कि फारसी में लिखते थे। तो दिल्ली का जो था एक ऐसा भाषा जिसे संरक्षण प्रदान किया गया तो फारसी को। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? कागज का जो आगमन है भारत में किस सदी में हुआ था? तो 13वीं सदी में भारत में कागज का आगमन हो गया था। भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी में शताब्दी में माना जाता है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से है। मांडू की रानी रूपमती बाज बहादुर की कौन थी? तो पत्नी थी। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम जो था कलीमुल्लाह था। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था। 1527 में उसकी मृत्यु के साथ बहमनी राज्य का भी अंत हो गया। उसके भग्नावशेष पर 5 राज उठ खड़े थे। पहला है बाजीपुर का आदिल शाही राज, दूसरा है अहमदनगर का निजाम शाही राज, तीसरा है बराड़ का इमाद शाही राज, चौथा है गोलकुंडा का कुतुब शाही राज और पांचवा है बिदर शाही राज। तो बहमनी राज का अंतिम सुल्तान यहाँ पे कलीमुल्लाह था और कलीमुल्लाह बहमनी राज का अंतिम सुल्तान था और इसकी मृत्यु के बाद इसके जो राज थे उससे 5 राज उठ खड़े हुए थे। एक बीजापुर, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बराड़, चौथा गोलकुंडा और पांचवा बीदर। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। तुलुप वंशीय कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में से एक था।
यह जो था कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर का राजा था, यह जो था तुलुप वंश से संबंधित था। तुलुप वंश से संबंधित कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर का महानतम शासक था। अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसने बताया था? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में बताया था। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। जिस तरह से अकबर के दरबार में बीरबल रहता था, उसी तरह से कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन रहता था। कृष्णदेव राय जो कि 1509 से 1529 तक उसका शासनकाल है, के दरबार में अष्टदिग्गज का अस्तित्व था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिसमें 8 विद्वान एवं कवि होते थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिग्गज विद्वान या कवि थे। इन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। इन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य किस नदी से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने किया था, जो प्रारंभ में होयसल राजा वीर वल्लाल तृतीय की सेवा में था। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी के समीप स्थित हैं। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी और विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राजा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हो गया। मतलब विजयनगर का एक ऐसा शासक हिंदू राजवंश से संबंधित जिसकी पराजय के बाद वह समाप्त हो गया, तो राम राय। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 को राजसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध के नाम से जो जाना जाता है। युद्ध में सदाशिव राय के मंत्री राम राय को पराजय किया था तथा अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने राम राय का वध कर दिया। इस युद्ध का अंत पूर्ण संहार में हुआ। नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर जो आया था किसके शासनकाल में आया था? नूनीज जो है सो पुर्तगाली यात्री है, उस वह जो है सो विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो अच्युत राय के समय में आया था। अच्युत राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर कौन पुर्तगाली यात्री आया था? तो नूनीज आया था। वह विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। वह विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था, जिनका कार्यकाल 1529 से 1542 तक है। उसने अश्व व्यापारी के रूप में 3 वर्ष विजयनगर में बिताए। 1535 से 1537 तक जो है सो नूनीज जो है सो एक अश्व व्यापारी के रूप में 3 वर्ष बिताया। इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया तथा तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख भी किया है। नूनीज ने भी जो है सो सती प्रथा का उल्लेख किया है।
विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था। निकोलो कॉन्टी जो था वह विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा किया था, जो इटालवी पर्यटक था। निकोलो कॉन्टी विजयनगर आने वाला सबसे पहला इटालवी यूरोपीय यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में यहाँ पहुँचा। इसने विजयनगर के शहर, उसके दरबार, वहाँ की प्रथा, मुद्रा, त्यौहार, अन्य विषयों का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। हम्पी किस साम्राज्य के अवशेष हैं? तो हम्पी जो है सो विजयनगर के अवशेष माने जाते हैं। हम्पी के खंडर किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ स्थित हैं? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं। यह स्थान कर्नाटका राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य का एक अवशेष है जो कि वर्तमान में कर्नाटका में स्थित है, बेल्लारी जिले में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। हम्पी का खुला संग्रहालय भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। वाडियार के शासक जो थे तो मैसूर का देसी राज्य ही यह कहलाता है वाडियार। 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी। यह विजयनगर का ही एक भाग था। यह जो है सो 1565 में तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी। यह विजयनगर का ही एक भाग था। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है जो कि एक सुमेलित नहीं है, तो हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पांड्य की राजधानी, ये जो है पांड्य की राजधानी जो है सो मदुरा थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम, यादव की राजधानी देवगिरी, काकतीय की राजधानी वारंगल। द्वार समुद्रम किसकी राजधानी थी? तो द्वार समुद्रम जो है होयसल की राजधानी थी। द्वार समुद्रम किसकी राजधानी थी? तो होयसलों की राजधानी द्वार समुद्रम थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसके विरुद्ध मलिक काफूर ने आक्रमण कर संधि के लिए बाध्य किया। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में होयसल का शासक जो था वीर बल्लाल तृतीय था और मलिक काफूर ने आक्रमण करके संधि के लिए इसे बाध्य किया था। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा जो है सो आंध्र प्रदेश में है। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में है। यह किला 400 फीट ऊंचा ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है। उसके 3 परकोटे हैं तथा उसका परिमाप 7 मील के लगभग है। इस पर 87 बुर्ज बने हैं, 87 बुर्ज बने हैं। दुर्ग के अंदर कुतुबशाही बेगमों के भवन उल्लेखनीय हैं। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा कहाँ है? तो गोलकुंडा कहाँ है? गोलकुंडा जो है सो हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकुंडा, गोलकुंडा किला तो आंध्र प्रदेश और गोलकुंडा हैदराबाद। गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। यह देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। 1310 में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की। खिलजी के बाद यह फिर स्वतंत्र हो गया तथा 1425 ईस्वी तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहा, किंतु बाद में बहमनी राज्य में मिला लिया गया। मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश का अंत करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। वाजीपुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है?
तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। बीजापुर, मैंने गलत पढ़ा। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा जो है सो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1656 में हुआ। बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा जो है सो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1656 में हुआ था। गुलबर्गा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्गा जो है सो कर्नाटक में है। गुलबर्गा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुलबर्गा भारत के स्वतंत्रता के पूर्व निजाम राज्य हैदराबाद का एक हिस्सा था, जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। गुलबर्गा की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था। यह पुराने शहर के मध्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। तो चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार बनवाया गया, जो हैदराबाद में स्थित है। बेलूर और हेलविड के निर्माण किए गए मंदिर खाली स्थान के हैं। ये जो बेलूर और हेलविड में जो निर्माण किया गया मंदिर है वह 12वीं शताब्दी के हैं। बेलूर और हेलविड में 12वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। हेलविड होयसल वंश की राजधानी द्वारसमुद्रम का वर्तमान नाम है। यह कर्नाटक के 2 जिले में अवस्थित है। यहाँ स्थित मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। ये बेलूर और हेलविड का जो मंदिर है यह 12वीं शताब्दी से संबंधित है, और यह जो है सो इसमें होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर जो है सो यहाँ पे विख्यात है। हेलविड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। हेलविड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। तो होयसल के द्वारा हेलविड में भव्य मंदिर बनवाया गया था। हेलविड, जिसे प्राचीन द्वार समुद्र कहा जाता है, वर्तमान कर्नाटक में बेलूर के समीप स्थित है। यहाँ होयसल वंश के राजाओं की राजधानी रही थी। यहाँ होयसल नरेश विष्णुवर्धन ने होयसलेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया था। ये जो है सो होयसलेश्वर का भव्य मंदिर किसने बनवाया था? तो विष्णुवर्धन ने बनवाया था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोकामा क्लासेस, और अपने मित्रों से शेयर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोकामा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,